एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिसेंटली करीब 2,500 करोड़ के एसेट जब्त कर लिए एक फेमस रियल्टर के। WTC ग्रुप का प्रमोटर आशीष भल्ला गिरफ्तार किया गया है। The Enforcement Directorate has arrested WTC Group promoter Ashish Bhalla under a money laundering case. ये है आशीष भल्ला जो WTC ग्रुप चलाते हैं। इस कंपनी ने 12,000 इन्वेस्टर से पैसा लिया था और उनको वादा दिया था अश्योर्ड रिटर्न्स और प्रीमियम कमर्शियल स्पेस की, पर एक प्रोजेक्ट कभी बना ही नहीं। ईडी ने कहा कि ये सबसे बड़ा प्रॉपर्टी फ्रॉड है हमारे देश में जो हुआ है रिसेंटली। प्रमोटर को मार्च में अरेस्ट किया गया और उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने शेल कंपनीज बनाई लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। इसी वजह से करीब 150 एकड़ की उनकी जमीन जो नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गोवा में है वो ईडी ने जब्त कर ली। और इस क्राइम के विक्टिम कौन है? हजारों बेगुनाह इन्वेस्टर्स। ये एक और एग्जाम्पल है हमारे देश की रियल एस्टेट मार्केट के बारे में जहां स्कैम्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये बहुत एक आसान तरीका है ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का। तो आइए आज इस स्कैम को समझते हैं, ये जानने के लिए कि रियल एस्टेट के धंधे में लोगों का पोपट कैसे बनाया जाता है। मोहन एक 35 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है दिल्ली में, जिन्होंने फाइनली पैसा इकट्ठा किया है अपने ड्रीम फ्लैट के लिए। साउथ दिल्ली में एक 3 BHK 2 करोड़ रुपए का। पर उनको पता चलता है कि 2 करोड़ तो बस ओपनिंग प्राइस है। जैसे वो प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं उनको कई पेमेंट देनी पड़ती है जिनके बारे में उनको पता ही नहीं था। इसी वजह से करीब 1/3 इंडियंस कहते हैं कि रियल एस्टेट देश का सबसे करप्ट सेक्टर है। मोहन को पहला शॉक मिलता है जब उनके प्रॉपर्टी ब्रोकर कहते हैं कि उनको अपनी फ्लैट की कुछ पेमेंट कैश में करनी होगी। अब मोहन तो गांधी जी के अवतार हैं, उनके पास तो बस वाइट मनी है, पर इस फ्लैट के लिए उनको कहीं से कैश इकट्ठा करना है, यानी कि ब्लैक मनी। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से वो एक डील बनाते हैं कि वो उनको अपना वाइट मनी देंगे उनके ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने के लिए। इससे मोहन के पास कैश आ जाता है फ्लैट को खरीदने के लिए। पर बाद में बिल्डर ये भी कहता है कि मोहन को कई ऐसी चीजों के लिए कैश में पेमेंट करनी होगी जो उनके फ्लैट के साथ इंक्लूडेड होनी चाहिए, जैसे पानी और बिजली कनेक्शन के लिए 2 लाख रुपए और पार्किंग स्पॉट के लिए भी 2 लाख रुपए। अब इनफैक्ट इंडियन कोर्ट ने रूल किया है कि आप पार्किंग स्पॉट सेपरेटली नहीं बेच सकते, पर मोहन के प्रॉपर्टी डीलर इस बात से झिझकते नहीं है। बिल्डर उनको बताते हैं कि भैया प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे कई ऑफिशियल्स को खुश रखना पड़ता है, कई सरकारी एजेंसीज हैं और कई लोकल पॉलिटिशियंस हैं जो अपना कट मांगते हैं। अब जो घूस दी है प्रोजेक्ट डेवलपर ने वो कहीं ना कहीं से तो रिकवर होगी ना, और मोहन उसको चुका रहा है। बिल्डर मोहन को एक डील भी ऑफर करता है कि भाई मैं आपको स्टैम्प ड्यूटी बचा दूंगा अगर हम फ्लैट का दाम 6 लाख कम दिखाएंगे। इससे आपके 50,000 रुपए बच जाएंगे टैक्सेस में और मुझे कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो पेपर में हम दिखाएंगे कि फ्लैट का दाम कम है और जो डिफरेंस है ऑफिशियल और अनऑफिशियल प्राइस में वो आप मुझे कैश में दे देना। अब अगर हम बिल्डर की नजर से सोचे तो एक बिल्डिंग बनाने के लिए उनको करीब 60 अप्रूवल्स चाहिए होते हैं। म्युनिसिपल अथॉरिटी से परमिट्स, एनवायरमेंटल एजेंसी से क्लियरेंस और बिजली और पानी विभाग से अप्रूवल। HDFC बैंक के चेयरमैन दीपक पारेख ने एक बार कहा था कि हर स्टेज पर मैल प्रैक्टिस है। डेवलपर्स कहते हैं कि क्लियरेंसेस उनको कुछ महीने में मिलने चाहिए, पर रियलिटी में ये पूरा कार्यक्रम 1 से 4 साल लग सकता है। ये सारी एक्स्ट्रा पेमेंट्स प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 20 से 30% हिस्सा है और ये सारा पैसा बिल्डर्स अपने बायर से कलेक्ट करते हैं। कई बार तो बिल्डर्स कुछ चीजों की कॉस्ट एग्जैजरेट करते हैं, जैसे एक बिल्डर मटेरियल्स और लेबर की कॉस्ट को एग्जैजरेट कर सकता है ताकि वो कुछ प्रॉफिट कमा सके। इसका मतलब है कि वो फ्लैट जो आपके लिए तैयार होने वाला है उसका दाम इतना ज्यादा है इस वजह से नहीं क्योंकि उसमें क्वालिटी मटेरियल्स यूज करे गए हैं या उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, बल्कि घूस और करप्शन की वजह से। फिर मोहन को एक और बात समझाई जाती है, सर्कल रेट और मार्केट रेट के बीच में डिफरेंस। सर्कल रेट प्रॉपर्टी की ऑफिशियल वैल्यू है जो सरकार डिसाइड करती है एरिया के मुताबिक, जबकि मार्केट रेट है वो दाम जिस पर प्रॉपर्टी एक्चुअली बिकती है। मार्केट रेट मोस्टली सर्कल रेट से ज्यादा होता है। अब दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर रियलिटी बहुत अलग है। जैसे न्यू दिल्ली की बात करें तो पंचील पार्क, महारानी बाग और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में सर्कल रेट हर स्क्वायर मीटर का करीब 8 लाख है, जबकि एक्चुअल मार्केट रेट्स इस इलाके के बहुत कम है। वहीं दूसरे इलाकों में मार्केट रेट सर्कल रेट से ज्यादा होता है और ऐसा ही कुछ हो रहा है मोहन के साथ। इसका सर्कल रेट
1 करोड़ 20 लाख है, पर एक्चुअल मार्केट रेट 2 करोड़ है। और इसी गैप को फिल करता है ब्लैक मनी, क्योंकि दोनों ही बायर और सेलर का फायदा होगा अगर वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम दिखाते पेपर में। बायर स्टैम्प ड्यूटी बचाएगा और सेलर कैपिटल गेन्स टैक्स। अब क्योंकि ऑफिशियल और अनऑफिशियल प्रॉपर्टी वैल्यू में फर्क है, इस वजह से मोहन के लिए होम लोन लेना भी मुश्किल हो जाता है। ऑफिशियल वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख है और अनऑफिशियल 2 करोड़, पर बैंक तो ऑफिशियल वैल्यू पर ही लोन देगा, इसलिए मोहन को लोन मिलता है अनऑफिशियल वैल्यू के 80% हिस्से पर, यानी कि बस करीब 1 करोड़, जिसका मतलब है कि उसको बचा हुआ 1 करोड़ कहीं और से इकट्ठा करना है। इस ब्लैक मनी की वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस भी कभी कम नहीं होते हमारे देश में। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कई अनसोल्ड फ्लैट्स हैं। जैसे इस रिपोर्ट के हिसाब से अर्बन इंडिया में करीब 1 करोड़ घर खाली हैं, यानी कि करीब 12% घर। ग्रेटर मुंबई में ये नंबर 15% है और गुरुग्राम में ये नंबर 26%। घर खाली हैं फिर भी दाम कम नहीं होते। इसकी जड़ भी ब्लैक मनी है। रियल एस्टेट एक अच्छा सेक्टर है जिससे लोग अपना ब्लैक मनी छुपा सकते हैं। जैसे कई इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स ये ब्लैक मनी जमीन खरीदने के लिए यूज करते हैं ताकि वो इस पैसे को छुपा सके। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसीलिए करी हुई है ताकि ब्लैक मनी को छुपाया जा सके, इसलिए बेचने की कोई हड़बड़ी नहीं है। फ्लैट नहीं बिका तो नहीं बिका, कोई बात नहीं, और इसी वजह से फ्लैट खाली रहते हैं और दाम कम नहीं होते। मार्केट में घरों की सप्लाई भी नहीं बढ़ती हमारे लॉज की वजह से, स्पेसिफिकली टेनेंट लॉज। कुलवंत सिंह मालिक है करोल बाग के एक अच्छे 2 रूम फ्लैट के। ये प्रॉपर्टी उनके दादाजी की है 20वीं सदी से और अच्छा खासा रेंट मिलना चाहिए उसके लिए, जैसे महीने के 4 लाख से ज्यादा। पर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 की वजह से अभी जो लोग भाड़े में रह रहे हैं उनको बस 50 से 400 रुपए ही देने पड़ते हैं। कुलवंत सिंह कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काट चुके हैं, पर वो अपने टेनेंट को बाहर निकाल ही नहीं पा रहे। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में भी कई परिवार बहुत बड़े बड़े कॉलोनियल एरा बंगलोज में रह रहे हैं, कुछ हजार से कम रुपए देकर हर महीने के भाड़े के लिए। लैंडलॉर्ड्स ऐसे लोगों को निकाल ही नहीं पा रहे रेंट कंट्रोल की वजह से। अब ये खबर सब जगह फैल जाती है, इससे कई लोग टेंशन में रहते हैं कि किसी बुरे आदमी को देने की बजाय ये फ्लैट हम इसको खाली ही रखेंगे, और इस वजह से मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है। एक और फैक्टर है एनआरआई इन्वेस्टमेंट। इंडिया में सोथबीज इंटरनेशनल रियल्टी के हिसाब से करीब 20% लग्जरी हाउसिंग सेल्स मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में एनआरआईज की वजह से होती है। अपने कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में प्रॉपर्टी लेते हैं, पर क्योंकि वो इंडिया कुछ ही दिन के लिए आते हैं साल में, इससे ये फ्लैट्स मोस्टली खाली ही रहते हैं। और ये प्रॉब्लम बस इंडिया में नहीं है, कई देशों में हो रही है। जैसे चाइना में कई घोस्ट सिटीज हैं जहाँ बड़े बड़े टावर्स और हाईवेज तो बन गए हैं पर लोग नहीं है। अब इस मार्केट को ठीक करने के लिए कई उपाय सोचे गए हैं। जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान हुआ तब सबको लगा था कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से ब्लैक मनी बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी मार्केट ठीक हो जाएगी। अब इनिशियली प्रॉपर्टी मार्केट पर असर जरूर पड़ा, हाउसिंग ट्रांजैक्शंस 44% से गिर गए, पर लॉन्ग टर्म इतना बड़ा असर नहीं हुआ। 2021 आते आते मोस्ट डिमोनेटाइज्ड मनी बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया, जिस वजह से 2024 में 90% इंडियंस मानते हैं कि ब्लैक मनी अभी भी मौजूद है रियल एस्टेट में। और मोस्ट इकोनॉमिस्ट में ये कंसेंसस है कि ब्लैक मनी इतना गया नहीं डिमोनेटाइजेशन की वजह से। फिर सरकार ने रियल एस्टेट एंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2016 भी लाई। इस लॉ ने वादा किया कि बायर्स को अपना घर टाइमली, ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस के साथ मिलेगा। एक अथॉरिटी बनाई गई जो बिल्डर्स पर निगरानी रखेगी, और पॉजिटिव इम्पैक्ट तो जरूर आया है। जैसे 2022 तक 55,000 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर करे गए, जहां कंप्लीशन टाइमलाइंस और लेआउट्स पब्लिकली अवेलेबल है सरकार की वेबसाइट पर। अब सेंट्रल सरकार ने रूल्स तो बना दिए, पर कई स्टेट्स इम्प्लीमेंटेशन में पीछे हैं। जैसे वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल की सरकार ने तो अपना लॉ लाने की कोशिश करी RERA लॉ को हटाने के लिए, पर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये करने नहीं दिया। तो अब इसका सोल्यूशन है क्या? सोल्यूशन और लॉज नहीं है, बल्कि जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनको फिक्स करना है। सबसे पहले हमें RERA को असली पावर्स देनी होंगी ताकि सरकार उन बिल्डर्स को पकड़ पाए जो बस पेपर पे मकानों को बना रहे हैं। दूसरी है, हम टैक्स सिस्टम को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बेहतर। अगर हम स्टैम्प ड्यूटी को GST के दायरे में लेकर आए तो लोगों को अंडर द टेबल कैश नहीं देना होगा। तीसरी चीज है, हम एक सिंगल विंडो क्रिएट करनी चाहिए ताकि बिल्डर्स को ऑनलाइन अप्रूवल मिल सके एक जगह से, चाहे वो फायर क्लियरेंस हो या फिर एनवायरनमेंट हो। अब सितंबर 2021 में सरकार ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जरूर लॉन्च किया था, पर इसमें क्लियर डेडलाइंस नहीं थी और डिजिटल ट्रैकिंग भी नहीं थी, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी डेवलप ही नहीं हुई। इंडिया के शहरों में 1 करोड़ से ज्यादा घर वेकेंट है, जिसका मतलब है कि इंडिया में घरों की कमी से ज्यादा पॉलिसीज की कमी है जो हमारे रियल एस्टेट सिस्टम को फिक्स नहीं करती।